पंजाब के पहाड़ों में एक खूबसूरत गांव था। वहां से कश्मीर की ऊंची ऊंची पहाड़ियां दिखाई देती थीं। उन्हीं पहाड़ों में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रामपुर था। पहाड़ी इलाका होने के कारण लोगों के घर एक दूसरे से दूर दूर थे। गांव में मुश्किल से 40 घर थे। गांव में रामू नाम का एक नाई रहता था। रामू बहुत अच्छा, सीधा साधा और भगवान पर विश्वास रखने वाला आदमी था। उसकी अच्छाई के कारण गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। रामू के 2 बच्चे थे। रामू की पत्नी भी बहुत समझदार थी। रामू अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं हुआ था कि उसकी जिंदगी में एक बड़ा दुख आ गया। उसकी पत्नी का देर रात अचानक निधन हो गया। सर्दियों का समय था, उसे निमोनिया हो गया था। गांव के वैद्य को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रामू को उसे अस्पताल ले जाने का मौका ही नहीं मिला। पत्नी की मृत्यु के बाद रामू की तो दुनिया ही बदल गई। बच्चे उस समय ज्यादा बड़े नहीं थे। सबसे बड़ा बेटा 12 साल का था। अब रामू रोज घर का काम भी करता और बाहर जाकर पैसे भी कमाता। गांव के लोगों ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी, पर रामू ने मना कर दिया। रामू पूरे दिन बहुत मेहनत करता, पर इतना ही कमा पाता कि बस 2 वक्त का खाना मिल सके। गांव वालों ने रामू की कुछ मदद की, लेकिन गांव वाले भी कब तक मदद करते। एक दिन रामू ने सोचा कि इस गांव में तो थोड़े ही घर हैं और हर दिन कोई बाल या दाढ़ी बनवाने भी नहीं आता, इसीलिए क्यों ना दूसरे गांव में किस्मत आजमाई जाए। दूसरा गांव एक पहाड़ी के नीचे था, जो रामू के गांव से 5 मील दूर था। उस समय दूसरे गांव जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल होता था, लेकिन तब तक गांव में किसी के पास बैलगाड़ी नहीं थी। रामू सुबह जल्दी उठता, जरूरी काम करता, बच्चों को खाना खिलाता, खुद भी खाता और फिर बच्चों को घर में ही रहने की सलाह देकर आसपास के 2-4 घरों में भी कह देता कि बच्चों का थोड़ा ध्यान रखें। फिर वह सुबह सुबह ही अपने सामान का थैला लेकर जंगल के रास्ते से होकर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता। पहाड़ों से नीचे उतरने के बाद उसे एक छोटी और कम पानी वाली नदी पार करनी पड़ती थी और फिर 2 मील जंगल का रास्ता तय करने के बाद वह दूसरे गांव पहुंचता था। दूसरे गांव में जाकर काम करने से उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ। मुश्किल सिर्फ आना जाना था, लेकिन अब रामू को उसकी आदत हो गई थी। दूसरे गांव में काम करते हुए रामू को अब 5 महीने हो चुके थे। एक दिन रामू दूसरे गांव से वापस अपने गांव आ रहा था। नदी पार करने के बाद रामू ने अपने गांव का रास्ता पकड़ा तो उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी। वो देखकर हैरान रह गया। पेड़ की डाल पर बैठी एक खूबसूरत जवान औरत रामू को बहुत प्यार से देख रही थी। रामू उसे देखकर डर गया। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा तो पीछे से एक गंभीर आवाज आई, रुको रामू। ना चाहते हुए भी रामू रुक गया। औरत फुर्ती से कूदकर नीचे उतरी और रामू के पास पहुंची। रामू उससे बोला, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहती हो? वो औरत बोली, मेरा नाम रमा है, मैं जामनगर में रहती हूँ। रामू सोचने लगा कि जामनगर नाम का तो कोई गांव आसपास है ही नहीं। यहाँ के आसपास के गांवों को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो औरत मुस्कुराकर बोली, गांव तो यही है, बस तुम्हें पता नहीं। रामू बोला, मैं क्या करूँ? वो औरत बोली, रामू, मैं तुम्हें हर दिन यहाँ से जाते हुए देखती हूँ। आज तुमसे बात करने का मन चाहा तो चली आई। रामू बोला, घर में मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे जल्दी जाना है, मेरे पास अभी बात करने का समय नहीं है। इतना कहकर रामू आगे चलने लगा। रामू घर गया और खाना बनाकर बच्चों को खिला पिलाकर सो गया। उसने उस औरत वाली घटना के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगले 2-3 दिन तक रामू को वो औरत नहीं मिली, क्योंकि अब सर्दियों में दिन जल्दी ढलने लगा था। इसलिए रामू अब अपने साथ एक छोटी सी लालटेन रखने लगा था। 5वें दिन फिर वो औरत रामू को उसी जगह पर मिली। आज रामू को वो औरत लालटेन की रोशनी में थोड़ी डरावनी लग रही थी। एक पल के लिए तो रामू डर गया और बोला, मेरा रास्ता छोड़ो, क्या बात करनी है तुम्हें? इस समय घर से निकल आती हो? क्या तुम्हें घर वाले रोकते टोकते नहीं? औरत बोली, मुझे कौन रोक टोक सकता है? रामू ने कहा, तो फिर तुम्हारे घर वाले लापरवाह हैं। वो औरत बोली, रामू, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। मैं तुम्हें पिछले 2 महीनों से यहाँ से गुजरते देख रही हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार यहाँ से गुजरते देखा तो देखती ही रह गई थी। रामू ने कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पास इन बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। औरत बोली, रामू, तुम कुछ मत कहो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसकी ये बात सुनकर रामू हक्का बक्का रह गया। रामू बोला, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, शादी की बात तो दूर की है, मैं मेरे बच्चों का पेट मुश्किल से पाल पाता हूँ, शादी का बोझ उठाना मेरे बस की बात नहीं है। औरत बोली, रामू, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हारे घर की हालत अच्छी हो सकती है। रामू ने कहा, अरे वाह, तुम्हारे पास क्या अलादीन का चिराग है जो तुमसे शादी करते ही मैं अमीर हो जाऊंगा। औरत बोली, सोच लेना रामू, मैं तुम्हें कल यहीं मिलूंगी। इतना कहकर वो औरत पेड़ों के झुंडों में गायब हो गई। रामू भी बड़बड़ाते हुए अपने रास्ते चला गया और सोचने लगा, लगता है ये पागल हो गई है। अगले दिन फिर उसी जगह वो औरत रामू से बोली, रामू, तुमने क्या सोचा? रामू बोला, तुम्हें मुझ में क्या नजर आया? तुम्हें पता है कि मेरे 2 बच्चे हैं,
तुम्हारे घर वाले भी राजी नहीं होंगे। औरत बोली, तुम ये सब छोड़ो, बस ये बताओ कि शादी करोगे या नहीं। रामू ने जवाब दिया, नहीं। औरत ने गुस्से से कहा, सोच लो रामू, तुम्हारे पास अब भी समय है। इतना कहकर वो फिर से पेड़ों के पीछे चली गई। अगले दिन रामू का काम में बिल्कुल मन नहीं लगा। वो जिस गांव में काम करने जाता था, उस गांव में एक सबसे ज्यादा उम्र का आदमी भी था। रामू उसके पास गया और खुद के साथ हो रही वह सारी घटना उसे बताई। वो बुजुर्ग बोला, रामू, मैंने भी जामनगर नाम का गांव आज तक नहीं सुना। बुजुर्ग ने कहा, अगर आज वह औरत तुम्हें मिले तो उसे बातों में उलझा कर रखना और उसकी आंखों को ध्यान से देखना, वह अपनी पलकें झपकती है या नहीं। एक बात और, तुम उसके पैर भी देखना कि उसके पंजे किस तरफ है। फिर कल आकर तुम मुझे यह सब बताना। इतना कहकर बुजुर्ग कुछ सोचने लगा। रामू अपने गांव की ओर तेजी से बढ़ने लगा। रामू जब नदी पार करके उसी जगह पहुंचा तो वह औरत वहीं उस पेड़ पर बैठी नजर आई। रामू ने उसे ध्यान से देखा। वह पेड़ से नीचे उतरी और रामू के पास आ गई। वह प्यार से बोली, रामू, तुमने आज आने में देर कर दी। रामू बोला, हाँ, आज काम ज्यादा था। रामू उसकी आंखों को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और साथ साथ डर भी था। रामू एक बार तो चक्कर खा गया। फिर वह खुद को संभालते हुए उसके पैरों की ओर देखने लगा, पर उसके लंबे लहंगे की वजह से वह पैरों को नहीं देख पा रहा था। फिर रामू को अचानक कुछ सूझा और वह बोला, अरे, मैं आज तुम्हारे लिए पायल लाया हूं। इतना कहकर रामू अपने थैले को झूठे ही टटोलने लगा। औरत ने खुशी से अपने लहंगे को ऊपर किया और बोली, लाओ तो रामू, पहना दो मुझे पायल। रामू ने जब यह देखा तो डर से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वह जल्दी से बोला, अरे, लगता है मैं पायल दुकान पर भूल आया हूं, कल लेकर आऊंगा। औरत ने खुशी से कहा, ठीक है रामू, कल जरूर लेकर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर औरत पेड़ों के झुंडों में चली गई। रामू जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचा। घर के सारे काम करके जब रामू चारपाई पर लेटा तो सारी रात उसे नींद नहीं आई। रामू अगले दिन सीधा बुजुर्ग के पास गया और कल की सारी घटना बताई। बुजुर्ग ने कहा, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। रामू बोला, क्या मतलब बाबा? बुजुर्ग बोला, रामू, तुम जिसे औरत समझ रहे हो, दरअसल वह एक चुड़ैल है जो तुमसे सच्ची मोहब्बत कर बैठी है और अब वह तुम्हारे पीछे लगी चुकी है। बुजुर्ग की बात सुनकर रामू के चेहरे का रंग उड़ने लगा। रामू बोला, तो अब मैं क्या करूं? बुजुर्ग बोला, अगर तुम उसका कहा नहीं मानोगे तो वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है। रामू ने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने रामू से कहा, तुम उसे अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाकर उसके बाल काट लेना, फिर वह तुम्हारे काबू में हो जाएगी और फिर वो कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं जा पाएगी। मगर याद रखना, कटे हुए बाल उसके हाथ नहीं लगने चाहिए। उन्हें ऐसी जगह छिपा देना जहां उन्हें वह ढूंढ न सके। रामू ने कहा, बाबा, मैं उसे गुलाम नहीं बनाना चाहता बल्कि अपनी जान छुड़ाना चाहता हूं। बुजुर्ग बोला, उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। तुम उससे मोहब्बत की बातें करो। जब वह तुम्हारे काबू में आ जाएगी तो अपने बारे में सब सच सच बता देगी। मेरी मानो तो उसे वश में करके देखो। इसके अलावा वह तुम्हें हर हाल में बर्बाद कर देगी अगर तुम उसके कहे अनुसार ना चलोगे। रामू दिन भर सोचता रहा और जब शाम ढली तो अपने गांव की तरफ चल पड़ा। आज वह औरत फिर उसे उसी जगह पर मिली। वह खूबसूरत भी लग रही थी। रामू ने उसे जाहिर नहीं होने दिया कि वह उसका राज अब जान चुका है। रामू के मन में अब उसके बाल काटने की साजिश चल रही थी। रामू ने उससे कहा, आज मैं तुम्हारी पायल ले आया हूं। यह कहते हुए वह अपने थैले को जमीन पर रखकर टटोलने लगा। जब वह औरत पायल को देखने के लिए खुशी से नीचे झुकी तो रामू ने अपने उस्तरे से उसके चेहरे के पास लटकती बालों के लट को झट से काट लिया। ये देख वह औरत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। वह अब अपने डरावने रूप में आ गई। रामू उसका ये रूप देख बुरी तरह घबरा गया। औरत बोली, रामू, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मेरी मोहब्बत का फायदा उठाया है। मैं तो वैसे भी तुम्हारी गुलाम थी, मगर तुमने मेरे बाल काटकर अच्छा नहीं किया। रामू बोला, अच्छा, तो पहले तुम अपने उसी रूप में आओ और अपने बारे में सब सच बताओ। औरत वापस अपने खूबसूरत रूप में आई और कहने लगी, मेरा नाम रमा है, हमारी बस्ती जामनगर है। एक दिन मैं घूमती हुई इधर आ निकली। मैंने जब तुम्हें शाम को यहाँ से गुजरते देखा तो मैं तुम पर फिदा हो गई। मैं अब तुम्हारी गुलाम हूँ। बताओ, तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? रामू ने कहा, अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं। मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ, मगर तुम मेरे बच्चों के सामने कभी अपने असली रूप में आने की जुर्रत नहीं करना और ना ही कभी मेरे बच्चे तुम्हारे उल्टे पैर देख पाए और गांव में भी तुम्हारे राज का पता न चल पाए, वरना तुम जानती हो कि तुम मेरे काबू में हो। औरत बोली, हाँ, मैं जानती हूँ। अगर तुम मेरे बाल ना भी काटते तो भी मैं तुम्हारा हर कहना पूरा करती। मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है। मैं तुम्हारे साथ चलने में खुश हूँ। रामू ने कहा, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे बारे में कोई गलत ख्याल भी मत लाना। औरत ने कहा, जो हुक्म। रामू नाई बोला,
अब तुम चलो मेरे साथ। वो रामू के साथ साथ चलने लगी। वे दोनों घर पहुंचे तो उसके बेटे ने पूछा, बापू ये कौन है? रामू ने कहा, बेटा ये तुम्हारी नई माँ है। बच्चे घर में माँ को पाकर बहुत खुश हुए। जब रामू खाना बनाने लगा तो औरत बोली, आज से तुम खाना बनाने के झंझट से आजाद हो। घर के काम की सारी जिम्मेदारी मेरी है। अब रामू की दुनिया पूरी तरह बदल गई। घर के सारे काम अपने आप होने लगे। रामू ने अपने बच्चों को सख्ती से कहा कि माँ के बारे में बाहर किसी को नहीं बताना। बच्चे अब घर से बाहर खेलने जाते तो लोग यह देखकर हैरान रह जाते कि अब बच्चे नहाए धोए साफ सुथरे कपड़े पहने हुए रहने लगे हैं। घर भी हमेशा साफ सुथरा रहने लगा है। वह औरत दूसरों को दिखाई नहीं देती थी। कभी कभी औरत को नाई द्वारा काटे गए बालों का बहुत अफसोस होता, क्योंकि अब वह अपनों से नहीं मिल सकती थी और ना ही अपनी दुनिया में नहीं जा सकती थी। रामू ने वे बाल एक मटके में डालकर घर की एक दीवार के पास दबा दिए थे। समय बीतता गया। बच्चे बड़े होने लगे तो लोगों ने बच्चों से पूछना शुरू कर दिया कि तुम्हें तैयार कौन करता है और कौन तुम्हारे घर का काम करता है। बच्चों ने कह दिया कि हमारी माँ हमें तैयार करती है। लोगों को बहुत अचंभा हुआ कि यह कैसे हो सकता है। इसकी माँ को मरे तो सालों बीत गए। फिर एक दिन शाम को पड़ोस की एक औरत चुपके से रामू के घर में झांकने लगी। उस दिन औरत से गलती हो गई कि वह उस पड़ोसन को उल्टे पैरों के साथ सब्जी काटती हुई नजर आ गई। पड़ोसन उसे देख वहीं बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो घर जाकर अपने पति को उसने सारी बात बताई। उसका पति बोला, अब यह बात दोबारा अपने मुंह पर मत लाना। अगर यह बात झूठी निकली तो कोई गांव में हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। पड़ोसन बोली, मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर कई दिनों तक पड़ोसन और उसका पति रामू के घर में झांकने लगे तो एक दिन उस पड़ोसन के पति ने भी उस औरत को देख लिया। फिर यह बात पूरे गांव में फैल गई। सब रामू के घर को चुड़ैल का घर कहने लगे। रामू का घर अब गांव में चुड़ैल के घर के नाम से मशहूर हो गया। जब ये बात रामू के कानों में पहुंची तो रामू बहुत घबराया और घर जाकर औरत से बोला, मेरे बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि किसी के सामने अपने आप को जाहिर मत होने देना। औरत बोली, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। मैंने कई साल तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर और बच्चों की देखभाल की है। अब तुम मुझे आजाद कर दो। मगर रामू अब उसका आदी हो चुका था। हर काम तैयार मिले तो भला कौन पागल उसे आजाद करे। रामू ने उसे मना कर दिया। कुछ दिनों बाद जब रामू का छोटा बेटा उसी दीवार के पास खेलता था जहां रामू ने औरत के बाल मटके में डालकर छिपाए थे, खेल खेल वो बच्चा वहां से मिट्टी खोदने लगा। मिट्टी खोदते खोदते बहुत देर हो गई। जब औरत उस लड़के को कुछ खाने के लिए देने के लिए गई तो उसकी नजर उस मटके पर पड़ी। लड़का भी बोला, देखो माँ, इस मटके में क्या है? मैं कब से इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। औरत ने मटके को बाहर निकाला। जब उसने मटके को खोलकर देखा तो उसमें अपने कट्टे बाल पाए। उसने तुरंत बालों को चूल्हे में डालकर जला दिया। अब वह औरत रामू की कैद से आजाद थी। शाम को जब रामू घर आया तो औरत बोली, रामू मुझे अब यहाँ से जाना है। मुझे अपनों की याद आ रही है और तुम्हारे बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं। यदि मैं तुम्हारी गुलाम रही और इसी दौरान अगर तुम इस दुनिया से चल बसे तो मैं यहीं इसी घर में कैद होकर रह जाऊंगी। रामू बोला, हरगिज नहीं। औरत गुस्से से बोली, अब मैं आजाद हूं। तुम उन बालों की हिफाजत नहीं कर सके। मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। ये सुनकर रामू सहम गया। वो सोचने लगा अब उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन तभी औरत बोली, मैं तुम्हें भी अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाती, लेकिन तुम्हारे बच्चों के खातिर तुम्हारी जान बख्श रही हूँ। मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए उस मटके में कुछ छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हें इतना कुछ दे जाऊंगी कि तुम्हारी अगली जिंदगी आराम से कटेगी। इतना कहकर औरत गायब हो गई। रामू उसे आवाज देता रहा। रामू अपना सिर पीट पीट कर रोने भी लगा। रामू ने जब मटके को ढूंढा तो उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के निकले। इसी गांव में रहते रहते वह इस कलंक को धो नहीं सका। लाख कोशिश की सफाई देने की, मगर लोग फिर भी उसके घर को चुड़ैल का घर ही कहने लगे। आखिर में रामू ने शहर में दूसरा घर ले लिया और बच्चों के साथ वहीं रहने लगा। एक गांव में जाट और जाटनी रहते थे। दोनों ही बहुत कम बोलते थे, लेकिन वो दोनों बहुत अक्लमंद थे। कई सालों बाद जाटनी के भाई को लड़का हुआ था। जाटनी ने जाट से अपने पीहर जाने की इच्छा जताई। जाट भी बहुत खुश था। उसने जाटनी को पीहर जाने की अनुमति दे दी और उसने अपनी पत्नी के लिए कुछ गहने भी बनवाए। जाटनी अपने सारे गहने पहनकर पीहर सफर के लिए तैयार हो गई। जब वह घर से निकलने लगी तो जाट ने उस रोका और कहा, मुझे लगता है तुम ये कंगन और गले का हार उतारकर थैले में डाल लो। इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर किसी ठग की नजर इन पर पड़ गई तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जाटनी बोली, मेरे भतीजा हुआ है। अगर मैं वहां खाली गले के साथ जाऊंगी, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? और यदि मैं गहने पहनकर जाऊंगी तो इसमें आपका ही मान बढ़ेगा। इतना बोलकर जाटनी अपने ससुराल चल पड़ी। संयोगवश जाटनी के पीछे दो ठग लग गए। दोनों ही ठग चालबाज और मक्कार थे।
अकेली औरत को देखकर वे दोनों अपने काम को अंजाम देने की तरकीब सोचने लगे। एक ठग जल्दी जल्दी चलकर जाटनी के पास आया और पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? जाटनी ने कहा, अपने पीहर जा रही हूँ, मेरे भाई के लड़का हुआ है। तब ठग बोला, ये तो बहुत खुशी की बात है। ठग ने पूछा, बहन तुम्हारा पीहर कहाँ है? जाटनी ने कहा, बादशाहपुर शहर के पास रामगढ़ एक गांव है, वहीं मेरा पीहर है। तभी जल्दी से दूसरा ठग बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी उधर ही जा रहे हैं। जाटनी ने कहा, यह तो और भी अच्छी बात है, एक से भले दो, दो से भले तीन। तब एक ठग बोला, बहन कोई कहानी ही सुना दो जिससे थकान भी महसूस ना हो और सफर भी जल्दी कट जाए। जाटनी बोली, मुझे कहानियां नहीं आती, तुम ही सुना दो। तब दूसरा ठग बोला, ठीक है, हम कहानी तो सुना देंगे, मगर एक शर्त है। जाटनी ने कहा, कैसी शर्त है भाई? तब ठग बोला, शर्त यह है कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठी कहा तो हम तुम्हारे कंगन और हार उतार लेंगे। जाटनी समझ गई कि ये दोनों मुझे ठगने के इरादे से साथ चल रहे हैं। जाटनी अब और अधिक सावधान हो गई थी। उसने दोनों ठगों से कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी सुनाओ। तब एक ठग कहानी सुनाने लगा। वो बोला, बहन हमारे पास एक गाय थी, उसकी बड़ी खूबसूरत मोटी मोटी आंखें थीं, उसके बड़े मतवाले सिंह थे और लंबे लंबे कान थे। वह इतना दूध देती थी कि हम दोहते दोहते थक जाते थे, लेकिन फिर भी दूध खत्म नहीं होता था। उसमें खास बात यह थी कि यदि हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो आकाश में पहुंच जाते और बाएं सींग पर बैठ जाते तो पाताल में पहुंच जाते। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो एक गोली सनसनाती हुई आई और हमारी गाय की गर्दन पर जा लगी। वह बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। जाटनी बोली, तुम्हारी गाय के मरने का मुझे बड़ा अफसोस हुआ। दोनों ठगों ने सोचा कि तीर तो निशाने पर नहीं लगा। तब ठग ने कहा, बहन अब तुम्हारी बारी है, कुछ तो सुनाओ। जाटनी बोली, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। दोनों ठग बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? जाटनी बोली, अगर तुमने मेरी बात को गलत माना तो तुम मुझे 500 रुपए दोगे। दोनों ठग खुश होकर बोले, हमें मंजूर है। जाटनी ने कहा, सुनो तो मेरे भाइयों, जब मेरा विवाह हुआ तो दहेज में मेरे पिता ने मुझे एक बैल दिया था। वह बड़ा ही अच्छा और खानदानी बैल था, किसी को कुछ नहीं कहता था। एक बार खेत में एक दूसरा बैल उससे लड़ने लगा। वह हमारे बैल से ऐसा लड़ा कि उसने हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म कर दिया। हमने उसके बहुत से इलाज कराए, मगर वह जख्म नहीं भरा। हमारी खुशकिस्मती से एक बार एक कपास का दाना उसके जख्म पर गिर गया। कुछ समय बाद उस जख्म पर एक कपास का अच्छा खासा पौधा बन गया। भाइयों, उसमें इतनी कपास निकली कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। हमने वह कपास जमा करनी शुरू कर दी। उस पौधे से इतनी कपास होने लगी कि उस कपास को रखने के लिए हमारे घर में जगह कम पड़ गई। दूर दूर के गांवों तक हमारे बैल के चर्चे होने लगे। दूर दूर से लोग हमारे उस अनोखे बैल को देखने के लिए आने लगे। वे सभी उसकी बढ़ाई करते न थकते। हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि हमें संभालना मुश्किल हो गया। हमने उस कपास को बिलवाकर उसका कपड़ा बनाना शुरू करवा दिया। हमने कई किस्म के कपड़े बनवाए, तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े बनवाए। हमने कपास से बहुत सारे खेस और गूदड़ी भी बनवाई। उन खेसों में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। जो खेस चोरी हुए थे वो सफेद रंग की और काली किनारी वाले थे। भाई भगवान झूठ ना बुलाए, ये वही खेस हैं जो तुम ओढ़े हुए हो। अब आदर से इन खेसों को उतार कर मुझे दे दो। दोनों ठगों ने सोचा, अगर हमने इसे झूठ कहा तो हमें शर्त के अनुसार इसे 500 रुपए देने पड़ेंगे। दोनों ठगों ने खेस उतारकर जाटनी को दे दिए। दोनों करते भी क्या, बेचारों ने शर्त जो लगाई थी, अगर वे उसे झूठा कहते तो भी हार जाते और रुपए देने पड़ते, इसलिए वे मजबूर थे। दोनों ठग आपस में फुसफुसाने लगे और बोले, हमने तो हजारों को ठगा, मगर यह तो हमारी भी नानी निकली। तब जाटनी बोली, भाई अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई है, जरा आगे तो सुनो। उस कपास में से हमने कुछ मलमल के थान भी बनवाए। उन मलमल के थानों में से एक थान गायब हो गया था। ये जो तुम पगड़ी बांधे हुए हो, ये उसी थान की है, यह भी उतार कर दे दो। मजबूर ठगों ने पगड़ी भी उतारकर जाटनी को पकड़ा दी। अब जाटनी जैसे तैसे उनसे छुटकारा पाना चाह रही थी। अब शहर भी आ गया था तो एक ठग बोला, बहन बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को लाई हो तो दे दो। जाटनी बोली, नहीं मेरे भाई, मैं खाने को तो नहीं लाई, मगर मुझे अपने ये कंगन बेचने हैं। पहले मैं इन्हें बेच लूं, फिर अपने भाइयों को मैं अपने रुपयों से खाना खिलाऊंगी। दोनों बेचारे अपना सा मुंह लेकर सोचने लगे, सही तो है, हमें कंगन बेचने नहीं पड़ेंगे। अब यह कंगन बेच दे तो इसके पास पैसे भी आ जाएंगे, फिर कोई दाव चलाकर इसके गहने और पैसे हथिया लेंगे। जब वे तीनों शहर में पहुंचे तो वहां बड़ी चहल पहल थी। जाटनी की नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी। तब जाटनी बोली, भाई दोनों दुकान के बाहर बैठे, मैं अपने कंगन बेचकर अभी आती हूँ, फिर तीनों किसी ढाबे पर बैठकर खाना खाएंगे। दोनों ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ गए और जाटनी दुकान के अंदर चली गई। सुनार ने जाटनी से कहा, आपको क्या चाहिए बहन? जाटनी बोली, वे हमारे खेतों में काम करने वाले 2 नौकर हैं, बड़े ही मेहनती और ईमानदार हैं। चूंकि अब फसल कट गई है तो मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ।
सुनार ने कहा, नौकरों की तो मुझे सख्त जरूरत है, तुम ये बताओ कि इनकी क्या कीमत लोगी। जाटनी ने दोनों ठगों के 300 रुपए मांगे। सुनार ने 200 रुपए में बात तय की। जाटनी ने कहा, एक बार मैं इन दोनों नौकरों से पूछ लूं कि यहां दोनों बिकना चाहते हैं या एक बिकना चाहता है। फिर जाटनी उनसे बोली, अरे सुनो, एक बेचूं या दोनों। ठगों ने सोचा कि यह कंगन बेचने की बात कर रही है। दोनों एक ही स्वर में बोले, दोनों बेच दो। जाटनी ने सुनार के पास दोनों ठगों को बेच दिया और 400 रुपए ले लिए। जाटनी ने बाहर आकर दोनों ठगों से कहा, इसी सुनार के मित्र की पास ही में मिठाइयों की दुकान है। इसने मुझे बताया है कि वहां बड़ी लजीज मिठाइयां बनती हैं। तुम दोनों यहां ठहरो, मैं मिठाई लेकर अभी आती हूं। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन दोनों ठगों को अंदर बुलाया और दुकान की सफाई करने के लिए कहा। दोनों ठगों में सफाई करने से मना कर दिया और बोले, भला मुफ्त में हम क्यों कम करें। तब सुनार ने कहा, मुफ्त में कहा, मैंने तुम दोनों को 400 रुपए में उस औरत से खरीदा है जिसके साथ तुम दोनों आए थे। जब हकीकत सामने आई तो दोनों ठगों ने अपना माथा पीटा